जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। राजी खुशी अगर अपनी बात किसी से मनवा ली जाए तो कितनी अच्छी बात है। और अगर आपको ये मालूम है कि सामने वाले से जो बात मनवाने का मैं बात कर रहा हूं, ये बात इसके लिए, इसके अपनों के लिए, इसके परिवार, इसके समाज, इसके देश के लिए बहुत घातक है, लेकिन चूंकि उसको समझा दिया गया है तो वो राजी खुशी उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब भारत 800 वर्षों से गुलाम रहा, भारत 1000 वर्षों से गुलाम रहा। भारत ने पहले मुसलमानों की, मुगलों की, इनकी गुलामी करी, उसके बाद भारत ने अंग्रेजों की गुलामी करी, उससे पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ये सब आए थे। शक खून कुषाण की बात तो घर बहुत पहले की हो जाती है। इन सब की भारत ने गुलामी करी। राजी खुशी हमने इन बात को मान लिया। और मान क्या लिया? क्योंकि हमारे नंबर आते थे सामाजिक ज्ञान में। जब हमने ये लिखा था तो 10 में से कितने नंबर आए? आप लिखेंगे नहीं गुलाम नहीं थे तो नंबर नहीं आएंगे, लिखेंगे कि गुलाम थे तो आपके नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगी तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये राजी खुशी गुलामी वाली बात शुरू कब से हुई? ये ध्यान देने वाली बात है। इसको शुरू हुए कितना समय हुआ है? आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो चलिए लगे हाथ थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 75 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, 200 साल हुए हैं, कितने साल हुए हैं? ये राजी खुशी हमने अपने आप को गुलाम मान लिया। आज का विषय यही है। कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत, इसकी आज चौथी कड़ी है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी हमारे साथ होंगे, वो हमारे बीच आए। उससे पहले आपसे एक साग्रह निवेदन है कि हमने जो एक अभियान शुरू किया है पुनश्च जम्बूद्वीप का, अमृतकाल में जम्बूद्वीप का, जिसकी हमने एक श्रृंखला भी शुरू करी हुई है, और इसी अभियान को लेकर के हम भारत के प्रत्येक नगर में जाना चाहते हैं। और उसके लिए प्रबुद्ध सदस्यों की 50-50 लोगों की टोली हर नगर से, वो जयपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, हम हर जगह से बनाना चाहते हैं। और इसकी छटाई के लिए व्यवस्था पक्ष हेतु हमने मात्र 1100 रुपए वार्षिक की एक सहयोग राशि रखी है। आपको वर्ष भर में 30 से अधिक कक्षाएं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी और बड़े विख्यात जो विद्वान हैं, वो 2 जुलाई से देना शुरू करने वाले हैं। और हम आपके नगर में भी वहां पहुंचने वाले हैं, फिजिकली वहां पर आपके समक्ष उपलब्ध रहेंगे। न केवल मैं बल्कि मेरे साथ में वो प्रमुख विद्वान भी उपलब्ध रहने वाले हैं। लेकिन वो रहेंगे तब जब एक समुचित संख्या आपके नगर की होगी। इसलिए हमारे जो नियमित दर्शक हैं और साथ साथ में वो दर्शक जो इन कार्यक्रमों से अपने आप में कुछ प्रभाव बनता हुआ देख रहे हैं, वो कृपया कम से कम प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बने। और दूसरा, जम्बू टॉक्स के बारे में जो आपको पता है कि हम एक स्टूडियो जो है वो बनाने वाले हैं, उसके लिए जो बड़ा आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे, उसके लिए डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे पैट्रॉन मेंबर्स, हमारे संरक्षक सदस्य बन सकते हैं। कृपया अगर आप तन मन धन से ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हमें अवश्य सहयोग कीजिएगा। बाकी यथेच्छा आप स्वतंत्र है। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी गुरुजी। ठीक है मित्रों, जो प्रबुद्ध सदस्य बने हैं उनके लिए तो मैं एक अलग से संदेश दूंगा, और बाकी जो निधीश जी ने कहा है वो ध्यान से सुन के हम लोगों को अपने छोटे अंशदान तो अवश्य करने चाहिए। और अगर आपने अपने नगर में पर्याप्त संख्या वाले प्रबुद्ध सदस्य बना लिए तो हम लोग वहाँ आकर भी स्थानीय स्तर पर भी आयोजनों में भाग लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, शंकाओं का समाधान करेंगे। ये इसकी योजना है। अब विषय में आते हैं। कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, ये हमारी पुस्तक है और उसी का सार संक्षेप अपने जम्बू टॉक्स में बताने के लिए हमने ये श्रृंखला शुरू की। अब इसमें स्वाभाविक है कि ये एक सार्वजनिक माध्यम है यूट्यूब, तो ऐसे होता है कि सभी प्रकार के लोग श्रोता होते हैं। श्रोताओं में सभी प्रकार के लोग हैं। उनमें सामान्यतः है जो साधारण, जब से ये सार्वजनिक माध्यम हुए हैं, जैसे पहले पुस्तक थी, पुस्तकों की एक कक्षा थी कि ये विषय ये लोग पढ़ेंगे, ये विषय ये लोग पढ़ेंगे, तो उसमें उच्च स्तर का राजनीति शास्त्र या इतिहास की उच्च स्तरीय कक्षाएं
ये कौन पढ़ेगा ये तय होता था। लेकिन अब ये जो सार्वजनिक माध्यम आया है, इसमें आप दर्शन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, योग दर्शन, किसी भी विषय पर बोलो, तो इस माध्यम की ये विशेषता है कि इसको सब लोग सुन सकते हैं, है ना। अच्छा, तो इसमें फिर ये हो जाता है कि मनुष्यों में नाक का नाक तो एक से ही सबके होते हैं, लेकिन प्रतिभा, संस्कार, इसमें बहुत भेद होता है। विशेषकर ये जो वैचारिक दुनिया है, इसके बारे में बहुत भेद है। सारे संसार में इस पर अध्ययन हो चुका है। भारत में तो योग शास्त्र के समय से हजारों साल पहले से इसका अध्ययन हुआ है कि चित्त भूमि क्या है, चित्त स्तर क्या है आदि। यूरोप में भी मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत हुआ है। तो इसको विवेकानंद जी ने, जब विदेशी उनके शिष्य थे, उनको समझाते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसमें जो ग्रे मैटर होता है और साथ ही इसमें रेखाएं बनी होती हैं, जिसको हिंदी में सीता कहते हैं। तो अगर कोई संसार में बहुत पढ़ता है, पढ़ने का अर्थ ये किताब पढ़ना या गूगल पढ़ना नहीं है। पढ़ने का अर्थ है बहुत तरह के विषयों की जानकारी में इंटरेक्शन करता है, हस्तक्षेप करता है। वो आसपास से भी हो सकता है, बूढ़े सयानों से हो सकता है, बहुत प्रकार के लोगों से हो सकता है, जैसे पहलवानों से भी बात करा, संगीतज्ञों से भी, गायक से भी, नर्तक से भी, वादक से भी, किसान से भी, मजदूर से भी, शिल्पी से भी, उससे भी बहुत ज्ञान होता है। तो और अमुक विषय के ज्ञाता, फिर उससे भिन्न विषय के ज्ञाता। तो जब कई प्रकार के सत्संग करता है जो व्यक्ति, कई विषयों में जिसकी रुचि होती है, मेहनत करता है उसमें, क्योंकि समय लगेगा ना। आप अगर शास्त्रीय संगीत सुनने गए तो आपको 2.5-3 घंटे लगाना है, उसको समझना है कौन सा राग है, क्या है। जो भी विषय आप समय लगाएंगे, बिल्डिंग के बारे में, शिल्प या वास्तु के बारे में जानना है तो किसी शिल्पी से काफ़ी सत्संग करना पड़ेगा। पढ़ें या संवाद करें तो उससे मस्तिष्क में बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई नई बात भी बताए तो आपके मस्तिष्क में 10,000 रेखाएं जैसे छोटी छोटी बननी, बहुत बहुत ही अदृश्य किस्म की, सूक्ष्म। तो उसमें नई बात भी फट से वो पकड़ लेता है, क्योंकि उससे मिलता जुलता कुछ पहले से उसे पता होता है। लेकिन अगर किसी ने संसार में बहुत कम पढ़ा, और पढ़ने में जैसा मैंने बताया, ज्ञान के लोगों से संवाद करना, सत्संग करना भी शामिल है। यानी कोई जन्म लिया, बचपन में किसी पार्टी में या किसी संगठन में चला गया, या किसी जाति का संगठन, और फिर उसमें बस वही रोज सुनता रहा कि हमारा तो ये हुआ है, हमारा वो हुआ है, हमारा बड़ा शोषण हुआ है, हमको बदला लेना है। तो उसकी बुद्धि संकुचित हो जाती है, क्षुद्र। उसको और कुछ समझ ही नहीं आता, उसको दुनिया उतनी सी ही दिखती है, जरा सी। तो उसके दिमाग में चूंकि नयापन आ ही नहीं सकता, तो कोई नई बात कोई कितने भी अच्छे से समझा दे, प्रमाण से समझा दे, उसको ग्रहण नहीं होगी। ये विवेकानंद ने यूरोप में अपने शिष्यों को समझाया था कि तुम लोग जब तक भारतीय शास्त्र पढ़ोगे नहीं, तो हम तुमको राजयोग की कक्षा में कुछ भी बता दें, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। पल्ले पड़ने के लिए जरूरी है कि आप उससे फेमिलियर हों। ठीक वो बात जाने, वो तो बाद में होगा, उससे पहले उससे मिलती जुलती बात बहुत सी जाने। तो एक तो ये जानना चाहिए कि हमारे भाषणों में जो लोग इतने मंदबुद्धि हैं, जिन्होंने इतना कम पढ़ा है और कम सोचा है और कम सत्संग किया है, कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, सिवाय अगर वो अपने संगठन के हैं तो अपने संगठन का नेता का नाम और उसकी जयकार, या जो उन्होंने सुन रखा है बचपन से संगठन में या किसी कक्षा में नारे की तरह कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये शोषक है, वो शोषित है, तो वो उससे बाहर उनका दिमाग ही नहीं जाता। इसीलिए देखिए, हमारे इस पिछले भाषण में भी किसी ने कह दिया कि ये तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो ऐसे ही झूठ बोलते रहे हैं, और ये जो चलाने वाले हैं चैनल वो तो वैश्य हैं। तो आप सब चीज़ के नियम बने हैं, हम चाहें तो उस पर मुकदमा चला सकते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन कोई फायदा नहीं। सार्वजनिक जीवन में इस तरह का हम लोगों को सुनने सहने का अभ्यास है। लेकिन ऐसे मूर्खों के लिए ये भाषण नहीं है, बस इतना ही कहेंगे। अगर आप इतने मूर्ख हैं कि आपको सिवाय इसके कि कौन किस जात का है और कुछ सूझता नहीं, और उस अपनी जात के सिवाय सब जातियों के प्रति आपके मन में विद्वेष है, तो आपके लिए ये नहीं है। तो कोई रोक नहीं है, आप टिप्पणी करते रहिए, लेकिन हमने जो सोचा था कि हर टिप्पणी का जवाब देंगे, तो मूर्खों की टिप्पणी का उत्तर देना हमारे वश का नहीं है। एक तो ये जान लीजिए। गंभीर विषयों में अगर आपकी गति ही नहीं है, तो ये जो हम बोल रहे हैं तो बहुत गंभीर विषय है। तो इसलिए और ये केवल भारत में नहीं है, ये मत समझिए कि हम किसी के लिए पुराना, कुछ लोग होते हैं पुराने तो कहते चल तू तो ऐसे ही है, तू तो फलाने जात का है, तू तो फलाने समाज का है, तू क्या समझे। तो ये भद्दी भाषा है, गलत भाषा है।
और केवल भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ही कुछ लोग जड़मती हैं और कुछ नया सुनना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड का भी आपको बता दें, उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि इंग्लैंड में जब पहली बार कुछ लोग अपनी छोटी छोटी डोंगियों में चले थे, शुरू में तो जहाज वहाज थे नहीं, जहाज तो असल में भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने पहली बार देखा था बड़े बड़े जहाज में, तो उनका खुद का रिकॉर्ड है। तो जब वो पहली बार चले थे छोटी छोटी डोंगियों में, तो समुद्र के किनारे किनारे ही चलते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पादरियों ने सिखा रखा था कि जो समुद्र है वो तो बहुत बड़े प्रेतात्मा का निवास है, वो तुमको नीचे खींच लेगा फट से, और अतल गहराई में चले जाओगे, और धरती चपटी है, और एक सीमा से आगे जैसे ही तुम गए तो अनंत नरक में चले जाओगे। तो जब वो लोग चले, तो जहाँ से चले थे लोग, चाहे यहाँ वास्को डी गामा आया हो, चाहे वहाँ कोलंबस गया हो, तो इन सब के जो आसपास के रहने वाले थे ना, इंग्लैंड में, इटली में, जो जहाँ से भी चला, पुर्तगाल में, स्पेन में, तो वो लोग उसी तरह के थे जैसे हमारे कुछ श्रोताओं दर्शकों ने टिप्पणी की है, उस बुद्धि के थे। तो उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो तुमको वो घोस्ट खा लेगा, प्रेतात्मा खा लेगा, अंधकार में चले जाओगे, कभी लौट के नहीं आओगे। अच्छा, शुरू में चूंकि वो लोग मार्गों से अपरिचित थे, तो ऐसा हुआ भी कि 100 लोग चले तो उसमें से 80 लोग रास्ते में ही मर गए, समुद्र से परिचय नहीं था, चट्टान से परिचय नहीं था। तो वो उनका जो अंधविश्वास था कि बाहर हमारा जो यूरोपीय क्षेत्र है उससे बाहर केवल अंधेरा है और प्रेतात्माएं हैं, तो वो उनका विश्वास हो गया, देखा उसको प्रेत ने खा लिया उसको, ऐसे बहुत होता था। तो वो लोग वहाँ थे, इंग्लैंड में थे, पुर्तगाल में थे, स्पेन में थे, नॉर्वे में थे, सब जगह थे। लेकिन जो लोग आए वो अलग लोग थे। तो एक ही इंग्लैंड में भी, पुर्तगाल में भी, स्पेन में भी, फ्रांस में भी, हॉलैंड में भी कई तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते नहीं कहाँ जा रहे हो, और जो साहसी थे वो आए और उन्होंने खोजा, और बाद में उनके पीछे पीछे और लोग आए। अब उन्होंने खोजा माने उनके लिए खोजा, हम लोग तो थे ही, हमें तो पता ही था कि भारत कहाँ है, तो उन्होंने भारत की खोज कह दिया क्योंकि उनके लिए वो पहली बार पता चला। तो सब जगह ये होता है कि कुछ बातें सर्वसाधारण लोग उससे नया नहीं सीख पाते, तो एक तो ये जान लेना चाहिए। तो ये सबके लिए ये भाषण सुबोध नहीं है, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि औसत बुद्धि के आदमी को ये आदत होती है कि अपने समय में जो भी राजा है, जो शानदार है, जो बड़ा आदमी है, भव्य है, वो जो कहता है उसमें से जो हमको अच्छा लगा उसको सुन लेते हैं और उसको हृदय में धारण कर लेते हैं और उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, उतने से उनकी ज़िंदगी चल जाती है। तो उन्होंने अगर सुन रखा है कि हम गुलाम थे, तो लगता भाई सभी कहे तो उन्होंने, फलाने ने कहा है, ढिकाने ने कहा है हम गुलाम थे, तो हम गुलाम थे, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न किए गए हैं कि अगर गुलाम थे, नहीं थे गुलाम, तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब इसको समझाना बहुत आवश्यक है। पहली बात कि अगर कोई आया, आपके घर में आया, हमारे घर में आया, हमारे मोहल्ले में आया, जैसे कि अंग्रेज आए थे, अब तो ये तो स्वयं उन्होंने लिखा है, अब सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हमको काली मिर्च ले जानी है, मसाले ले जाने हैं, तंबाकू ले जाना है। इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में कहीं मसाले तो होते नहीं थे, और मिर्च तो होती नहीं थी, और कपास भी नहीं होता था, सूती कपड़ा भी नहीं था, है ना, तंबाकू भी नहीं होता था। क्यों? ये सब गर्म इलाके के, भारत और अफ्रीका और गर्म मुल्कों की चीज़ है। तो पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं था, कच्चा मांस खाते थे किसी तरह बेस्वाद का, नमक भी नहीं था, नमक वही समुद्र वाला तो था, बाकी नमक जो रॉक सॉल्ट होती है वो भी वहाँ नहीं थी। तो स्वाद का पता नहीं था, ना नमक का, ना मसाले का, ना मिर्च का, भोजन के रूप भी नहीं थे, गेहूँ नहीं होता था, थोड़ी जगह वही धान और जौ होता था। तो इसलिए क्या है, पहली बार जब उनको पता चला, पहले तो आए डोंगियों में, तो उनके अपने निवासियों ने कहा नहीं नहीं कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे वगैरह, फिर भी वो आए हिम्मत करके। जब आए तो फिर यहाँ से उन्होंने देखा कि हम क्या ले जा सकते हैं जिससे हमको 2 पैसा मिले, तो उन्होंने व्यापार शुरू किया, तंबाकू का व्यापार, काली मिर्च का व्यापार, फिर बाद में और काफ़ी बाद में कपास के बारे में जब देखा कि अरे यहाँ सूती कपड़े बनते हैं, तो भारत के बने सूती कपड़े, रेशमी कपड़े ये ले जाते थे बड़े महंगे दाम में, धनी लोग ही लेते थे, वहाँ के गरीबों के पास तो ये हैसियत नहीं थी 20वीं शताब्दी के मध्य के पहले। लेकिन धनी लोग काफ़ी धनी थे वहाँ, क्योंकि वो अपने लोगों को लूट कर ही धनी बने थे, तो बहुत ज़्यादा लूट थी यूरोप में, वो एक अलग इतिहास है, दुनिया ही अलग है, उसके बारे में भी भारत के लोग कुछ नहीं जानते।
उसके लिए आपको प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की यूरोप पर सीरीज सुननी पड़ेगी, या तो हमारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। तो जब यहाँ से वो ले जाते थे, महंगे दाम में बेचते थे, तो फिर ये शुरू हो गया, उनको लाभ मिलने लगा। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि अच्छा, तो फिर क्यों ना धीरे धीरे यहाँ अपना और असर बढ़ाएं। तो ये सब जानना चाहिए। तो यूरोप में भी जब वो लोग चले थे तो उनके लोगों ने ऐसे ही कहा था, कहाँ जा रहे हो, यहाँ से बाहर दुनिया कहीं नहीं है। तो वो जो हमारे कुछ श्रोता है ना, कहते हैं कि अरे गुलाम नहीं थे तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो वो उसी श्रेणी के लोग जिनकी बुद्धि नितांत अविकसित है। तो मुख्य बात यह है कि अगर कोई आया और उसने कहा कि हमें व्यापार करने की सुविधा दे दो, अब अपने यहाँ अनंत व्यापार हो रहा है। चमड़े का काम करने वाले तो लकड़ी का काम करने वाले, तो लोहे का काम, तो तांबे का काम, तो सोने का काम, तो दीवारें बनाने वाले, मिट्टी की दीवार, पत्थर की दीवार, तरह तरह की दीवारें बनाने वाले, फिर मूर्तियां बनाने वाले, फिर भवन बनाने वाले, फिर नाव बनाने वाले, तरह तरह के अंतहीन अंतहीन उद्योग और शिल्प का देश था ये। उनके यहाँ तो था नहीं। उनके यहाँ तो जो हमारे यहाँ जो लोग हल चलाते हैं वो जानते ही हैं कि बुवाई के लिए बक्खर होता है, हल के बगल में साथ में एक वो रख दिया जाता है, जैसे कि ऐसा कटोरे जैसा होता है, उसमें दाना डालते हैं, वो नीचे उड़ में चलता जाता है। ये तो 20वीं शताब्दी के पहले यूरोप में था ही नहीं। वो लोग किसी तरह ऐसे ही छींटते थे, भारत से देख के उन्होंने किया है वो, है ना। इसी प्रकार पहले वहाँ केवल लकड़ी का हल था, तो भारत में आए तो उन्होंने देखा लोहे का भी, वो खाल जो होती है लोहे की, हल के नीचे लगी रहती है, वो लोहे की यहीं सबसे बनती थी। तो शुरू में यहाँ से ही ले गए हैं बहुत ही। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए भारत उनके लिए स्वर्ग हो गया। हर चीज़ यहाँ से ले जा रहे हैं और वहाँ के धनियों को दे रहे हैं और ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ। तो शुरू में तो उनका ही रिकॉर्ड है ना कि हमने व्यापार किया। व्यापार, उनके व्यापार की मात्रा कितनी कम थी, बहुत कम थी। समझ लो अगर भारत का व्यापार 100 रुपये का है तो टोटल जो यूरोपीय व्यापारी थे उनका 2 पैसे की भी कीमत नहीं थी, क्योंकि यहाँ अनंत व्यापार था। बर्तन हैं, भाड़े हैं, अनाज है, बीज है, फल है, कपड़े हैं, कितने तरह का व्यापार, कितने तरह की चीजें, जहाज है, नाव है, छोटी छोटी चीज़ों में कितनी चीज़ें हैं। घोड़ा है तो घोड़े के उस पर टांगने की जीन है, इतना सुंदर जीन, इतने सुंदर आभूषण, तो यहीं पे बनते थे ना। तो इससे वो लोग बहुत लाभ कमाते थे शुरू में। तो ये हुआ, उस पर अपन आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। अभी आज का विषय जो है उस पर आते हैं। तो इसके बाद जब उन्होंने यहाँ के लोगों को लड़ा के, क्योंकि वो मुकदमा है, अब जो लोग ये सुन रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे बेसिक बातें भी बतानी पड़ रही हैं। तो उसमें अगर आपको हिंदी ही आती है, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं वो काफ़ी अविकसित दिखते हैं, तो वो अंग्रेजी पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, अविकसित लोग हैं, तो उनको हिंदी की किताबें जरूर पढ़ने को मिलेंगी। तो हिंदी में इलाहाबाद से, प्रयागराज से प्रकाशित है वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कहाँ चला? लंदन में। किसने चलाया? अंग्रेजों ने, अंग्रेज सांसद ने। अंग्रेज एक बड़े भारी लेखक और दार्शनिक थे, एडमंड बर्क, उन्होंने मुकदमा चलाया। तो वारेन हेस्टिंग्स पर, जो क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स दोनों पर मुकदमा चला। तो क्या मुकदमा चला उसको जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसका थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा, कई पेजों का, वो पूरी किताब ही है वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा। तो उसके लिए बताते हैं कि इंग्लैंड की संसद में बहुत ही गंभीर अभियोग लगाए गए और इंग्लैंड के प्रख्यात अधिवक्ता और सांसद एडमंड बर्क ने 13 फरवरी 1788 से अप्रैल 1795 ईस्वी तक के 8 वर्षों का वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो उस पर मुकदमा चलता रहा। 8 वर्षों तक मुकदमा चला है वारेन हेस्टिंग्स का, पर 1788 से 1795 तक। कहाँ? लंदन में। इतने अभियोग उन्होंने लगाए थे। तब तक वो यहाँ लूट कर रहे थे, वहाँ मुकदमे चल रहे थे। तो वो समाज कैसे चलते हैं ये देखने लायक है। फिर प्रारंभ में हेस्टिंग्स को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। हेस्टिंग्स ने आत्मसमर्पण कर दिया कि हाँ, मुझसे अपराध हुआ है भारत में और मैं समर्पण कर देता हूँ। इसके बाद
जो आरोप लगाए थे उनकी गंभीर अपराधों की सूची पढ़ने में ही कई दिन लग गए। 2 दिन लगातार केवल अपराधों की जो लिस्टिंग होती है वो पढ़ते रहे। कौन? एडमंड बर्क। किसके अपराध? केवल वारेन हेस्टिंग्स के। क्लाइव का मामला अलग है, वो बाद में बताएंगे या नहीं बताएंगे, उदाहरण के लिए। 121 गंभीर अभियोग थे और बाकी और भी कुल मिला के बहुत अभियोग थे। तो उसमें से कैसे अभियोग हैं, थोड़े से सुन लीजिए। पूरे 121 करेंगे तो आज का पूरा 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। एडमंड बर्क ने अदालत में कहा, श्रीमान, कंपनी को मुगल राजाओं से कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे, जिसके द्वारा 1765 ईस्वी में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का यानी लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। इसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी का काम करते हुए कंपनी के जिन अफसरों ने गैर कानूनी ढंग से अपने हाथ में मनमाने अधिकार ले लिए जो उन्हें कभी नहीं दिए गए थे, तो उसमें इन्होंने डकैती आदि भी करानी शुरू कर दी। और डकैतों से फिर उसके बाद कहा कि डकैतों से अपनी रक्षा के लिए हमको सिपाही रखने पड़ेंगे। तो ये बहाना करके कि हमको सिपाही रखने की इजाज़त दो, ये तो चला है ना कि उन्होंने तो यहाँ आके सिपाही भर्ती किए। तो पहले असलियत जानिए। भारत के राजाओं से और नवाबों से गिड़गिड़ाए वो कि क्या करें, हमें डकैत रास्ते में लूट लेते हैं, तो हमको आप अनुमति दे दो तो हम आपके यहाँ से कुछ सिपाही भर्ती कर लें। तो राजाओं ने और नवाबों ने कहा कि जाओ ठीक है, लोगों को भी इसी बहाने कोई रोजगार मिल जाएगा। तो उनकी अनुमति से भारत में सिपाहियों की भर्ती कंपनी में हुई है। इसमें यह था कि इन्होंने कंपनी की रक्षा के लिए झूठ बोलकर कि ये डकैत हमें तंगाते हैं, सिपाही बना लिए। फिर इन्होंने कहा, श्रीमान, मैंने कंपनी के कागजातों को देखा है और पाया है कि कंपनी स्वांग तो व्यापार का करती है, परंतु इसके काम करने के सारे ही तरीके राजनीतिक हैं। क्योंकि कंपनी इंग्लैंड में कहती थी कि हम व्यापार कर रहे हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, और यहाँ राजनीति करती थी। और जबकि इसको एडमंड बर्क आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी को कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार कंपनी ने अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया और वारेन हेस्टिंग्स की इसमें मुख्य भूमिका है, और इस प्रकार ये वारेन हेस्टिंग्स अपराधी है। फिर धीरे धीरे आगे जाते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने तेजी से छलांग लगाई और अवैध तरीकों से छलांग लगाई और बहुत धन इकट्ठा किया, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स अपराधी है। एडमंड बर्क लंदन में कह रहे हैं, श्रीमान, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन का कोई अंग नहीं थी। कौन कह रहा है? एडमंड बर्क। किससे कह रहे हैं? इंग्लैंड की अदालत से। श्रीमान, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी में बोले थे, उसका हिंदी अनुवाद है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन का अंग नहीं थी, वह केवल इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों का एक समूह थी। वहां से जो अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी बनकर गए वे नौकरी करने गए थे, न कि राजनीति करने। कंपनी ने वहां जाकर जो राजनीतिक काम किए हैं वे सब अवैध कार्य हैं। इन अवैध कार्यों के लिए वारेन हेस्टिंग्स पूरी तरह जिम्मेदार है। इसके निर्देशन में वहां अत्याचार किए गए और अमानवीय व्यवहारों को बढ़ावा दिया गया। कंपनी के लिए जो राजस्व वसूल किया गया उसका बड़ा हिस्सा वारेन हेस्टिंग्स और उसके साथियों ने आपस में बांट लिया। देख रहे हैं ना? तो अब आप कहेंगे गुलाम तो थे। हाँ भाई, उन्होंने लूटा था, डकैती की थी, छिनैती की थी, झूठ बोला था, अपने देश से भी झूठ बोला था, भारतीयों से भी। इसी में आपको वो मालिक नजर आते हैं, तो फिर ठीक है, आप तो उनके गुलाम ही हैं। आप वारेन हेस्टिंग्स के गुलाम हैं, आप अंग्रेजों के गुलाम हैं, हो सकता है आपका खानदान भी गुलाम हो, लेकिन सच्चाई तो जान लीजिए। फिर एडमंड बर्क ने क्या कहा? श्रीमान, कंपनी के नौकर कानून का एबीसी भी नहीं जानते थे, फिर भी इन्होंने भारत में अदालत का नाटक किया कि हम अदालत हैं, और अदालत में जो वकील बनते थे वो भी जाली थे, और जो जज बन के आता था कंपनी के समय, ध्यान रहे 1858 के बाद जो आए हैं वो सब अधिकृत लोग हैं, वो ब्रिटेन का राज्य आया है, पर पहले का बता रहे हैं कि ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड के कानून का अपमान किया है, जालसाज है, फरेबी है, धोखेबाज है, इसको सजा दी जाए। वारेन हेस्टिंग्स 14 वर्ष तक कंपनी का अधिकारी था और इसने वहां जासूसों का एक बड़ा जाल बिछाया और व्यभिचार को बढ़ावा दिया, और कंपनी की छत्रछाया में फैल रहे व्यभिचार को रोकने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार कंपनी धूर्तों, अपराधियों और व्यभिचारियों की मिलीजुली संस्था बन गई। वारेन हेस्टिंग्स उन सबका रक्षक था।
इसलिए इसने ब्रिटेन की बदनामी की है, इसको सजा दी जाए। फिर कहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अनेक सरकारी दस्तावेजों को बदला, यानी मुसलमानों या जो भी मुस्लिम नवाब थे या भारतीय राजा उनके कागज को चुरा लेते थे और उनको हेर फेर करते थे और फिर भ्रष्ट किया और निजी जासूस रखे, जबकि इसको ऐसा कोई अधिकार नहीं था। और इन जासूसों के जरिए कंपनी के ब्रिटिश डायरेक्टरों को भी धोखा दिया, यानी वो न केवल भारत के लोगों को धोखा दे रहा था, इंग्लैंड में अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को भी धोखा दे रहा था। फिर श्रीमन, भारत के मूल निवासी लोग हिंदू हैं जो 4 वर्णों में बटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कह रहा है? एडमंड बर्ग। कहाँ कह रहा है? लंदन में, अदालत में, और वो इंग्लैंड का सांसद है। श्रीमन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अनेक उपवर्गों में हैं। ब्राह्मण के लिए पवित्रता सबसे ऊंचा आदर्श है। प्रत्येक भारतीय के लिए धर्म ही उसका सर्वस्व है। हेस्टिंग ने वहां काम करते हुए योजना पूर्वक उन लोगों का धर्म भ्रष्ट किया और अपने घरेलू और निम्न कोटि के नौकरों और दुरात्मा मूढ़ों को घूसखोरी और व्यभिचार के हथकंडे से ऊंची पदवियों पर बैठाया, ऊंचे पदों पर बैठाया। इसके जरिए उसने ऐसे ऐसे काम किए जिससे हिंदू लोग कंपनी के सामने आतंक से कांपने लगे। अब इसको आप गुलामी कहते हैं, ठीक है। कोई एक बदमाश आया, फरेबी आया, जालसाज आया और उसने ये सब पाप शुरू कर दिए। श्रीमन, भारत के लोगों में 2 ऐसे गुण हैं जिनके कारण वे आदर के पात्र हैं। एक है उनकी शक्ति और दृढ़ता और दूसरी है उनकी उच्चतम नैतिकता और सुसभ्य व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स ने इन दोनों गुणों का अपमान किया और बहुत सारे हथकंडे से लोगों को भ्रष्ट करने का प्रयास किया। बंगाल में अदालत के नाम से जो नाटक चलते थे वो कंपनी की जाली अदालतें और जाली नाटक होते थे और उसमें निर्दोष लोगों को सजा दी जाती थी। बहुत सारे जाली दस्तावेज हेस्टिंग्स के निर्देशन में रचे जाते थे और काले चरित्र के लोगों के जरिए शहजादों की और कंपनी के समक्ष न झुकने वाले बड़े लोगों की हत्या कराई जाती थी। इसके बाद अदालत बैठाई जाती थी जिसमें हेस्टिंग्स के ही लोग गवाह बनते थे और मुकदमे का स्वांग रचकर झूठ के पक्ष में फैसले किए जाते थे। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं बर्क ने, 50 उदाहरण दिए भारत के, उनको जानकारी थी। फिर अगला है श्रीमन, घूस और हत्याओं के जरिए कंपनी का कारोबार बढ़ाया गया और व्यभिचारी और अत्याचारी लोगों की मदद ली गई। यहाँ तक कि शाहजादा मीरन को 3 जुलाई 1762 को पल भर में मार डाला गया। वारेन हेस्टिंग्स के लोगों ने मार डाला और घोषित कर दिया कि वो बिजली गिरने से मर गया है, कंपनी जो कर रही थी। जबकि वह फूल की तरह हंसता खिलखिलाता नौजवान बहुत ही निडर और परिश्रमी था और उसे तंबू में सोते समय योजना पूर्वक मारा गया था। कंपनी के लोग ये हत्या करके बहुत खुश हुए, है ना। बाद में झूठी अफवाहें फैलाने की कहीं स्थानीय लोगों में विद्रोह नहीं। अगला है श्रीमान, कासिम अली खान ने कंपनी की शह पाकर वहां के लोगों की जमीनें लूटी और फिर वहां के धनी लोगों का धन हड़प लिया। बंगाल का उस समय का एक अत्यंत धनी व्यक्ति था जगत सेठ, जो बड़े बड़े बैंकों का बड़ा कारोबार करता था, जैसा कारोबार उस समय संसार में और किसी का नहीं था। कौन कह रहा है? एडमंड बर्ग। कहाँ कह रहे हैं? इंग्लैंड में, लंदन में, अदालत में। जगत सेठ का व्यापारिक संबंध संपूर्ण एशिया से था। कंपनी ने जगत सेठ से अपनी साख की दुहाई देकर बहुत बड़ी धनराशि ब्याज सहित कर्ज पर ली। जगत सेठ की फर्म ही बंगाल में चांदी की खरीद करती थी और टकसाल चलाती थी। उसकी कृपा से, जगत सेठ की कृपा से मुर्शिदाबाद में एक टकसाल खोला गया। बंगाल में जमींदारी वसूलने की सारी जिम्मेदारी जगत सेठ की थी, जो सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे तथा नियमित रूप से दिल्ली बादशाह के खजाने से भी उनका मालगुजारी जमा करने का और वहां से प्रमाण पत्र पाने का संबंध था। बंगाल में विनिमय दर का नियंत्रण भी जगत सेठ ही करते थे, उनकी फर्म ही करती थी। उनके पास अतुल संपत्ति थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भांति ही उनका कारोबार था। कंपनी के लोगों ने जगत सेठ सहित उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के सभी प्रमुख लोगों की हत्या कर दी और उनके खजाने लूट लिए और देशद्रोहियों की सहायता से अपनी घृणित कमाई की। ऐसे ही देशद्रोही श्रोता भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, गुलाम तो था ही, गुलाम नहीं था तो ये कौन था। तो देशद्रोही सब जगह होते हैं, इंग्लैंड में भी थे, भारत में भी हैं, बहुत से लोग होते हैं। ये बहुत लंबा है, पढ़ेंगे तो इसी में हो जाएगा, तो 4 और बता देते हैं बस।
श्रीमान, अपनी शक्ति बढ़ने के बाद कंपनी के लोग व्यापारिक गद्दियों की नीलामियां करने लगे जबरन। इन नीलामियों में खुलेआम पक्षपात किया जाता था। उदाहरण है कि कलकत्ते में एक नीलामी हुई जिसमें राजा नंद कुमार की बोली सबसे ऊंची थी। तब भी अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां से 2,20,000 पाउंड घूस लेकर बोली नवाब सूबेदार मोहम्मद रजा खां के हक में कर दी। घूसखोरी और पक्षपात का कोई अंत ही नहीं था। घूसखोरी, छल, लूटपाट और अपहरण के एक सिलसिले में कंपनी ने अलग अलग नवाबों के उत्तराधिकारी तय करने शुरू कर दिए। उत्तराधिकार को बेचा जाने लगा। बंगाल में ही एक नवाब का उत्तराधिकारी एक वेश्या के लड़के को बना दिया। 6 बार उत्तराधिकारी एक ही गद्दी की बिक्री करके 6 बार कमाई की। अवैध पत्नियों की अवैध संतानों को गद्दियां सौंपी ताकि लूटपाट और घूसखोरी का आधार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अनीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लूट, अपहरण सब कंपनी ने बढ़ाया। ये इसमें बहुत है, कई पन्नों की पूरी इतने सारे पन्ने हैं इसमें मुकदमे के, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो ये बता रहे हैं। तो अब कहने वाले उस समय कंपनी सरकार कहने लगे थे। कंपनी सरकार क्यों? गुलाम, निकृष्ट लोग, हर तरह से अपनी आत्मा, अपनी सब कुछ बेचने को तैयार लोग संसार भर में होते हैं। स्वयं वो लोग थे। स्वयं अंग्रेजों का वर्णन ही है ना, ये भी अंग्रेज है। एडमंड बर्क भी अंग्रेज है जो उच्च नैतिकता से अभियोग लगा रहे हैं। और ये कंपनी के जो लोग यहाँ आए, क्लाइव और हेस्टिंग्स, ये भी जाति से तो अंग्रेज ही हैं, लेकिन क्या चरित्र है, दुष्चरित्र हैं। हर जाति में हर तरह के लोग हैं, हर समाज में हर तरह के लोग हैं। तो एक तो ये जानना चाहिए, तो जिन लोगों के मन में भरा है कि नहीं नहीं हम गुलाम थे, तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो उसी प्रकार के हैं, वो गुलाम ही हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सत्य के जिज्ञासु के लिए ये बात बता रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का और इतिहास बताएंगे अगले भाषण में। अभी का जो विषय है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जब इनकी असलियत सब जगह खुल गई, जिस पर हम कल अगले भाषण में विस्तार से प्रकाश डालेंगे, जब वो असलियत खुल गई तो यहाँ जो सदाचारी और धर्मिष्ठ राजा थे उन्होंने इनको मारने भगाने का सोचा। तो इन्होंने वहाँ अफवाह उड़ा दी कि देखो देखो हर यूरोपीय नर नारी को भारत में मारा जा रहा। अब इसमें मिली भगत भी होती है राजनीति की। ये अफवाह जो वहाँ गई तो लंदन से आसपास के देशों में भी इंग्लैंड ने प्रसारित कर दी कि देखो हम भारत में इसीलिए जा रहे हैं, और भारत के राजाओं से समझौता किया कि हम आएंगे तो इन जो हिंदू राजा है उससे कहे कि हम इस मुसलमान को दबा देंगे, मुसलमान से कहा हिंदू को ठीक कर देंगे। तरह तरह की संधियां करके वो आ गए। जो आ गए उसका हमने पिछले भाषण में बताया था कि 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा की, आज से आधे भारत में मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। तो ब्रिटिश रानी का क्या कहना है कि 90 वर्ष तक हम अंग्रेज लोग आधे भारत में शासन में रहे, शेष भारत में वो 730 रियासतें थीं जिसका पिछली बार हमने बताया। ये किसका कहना है? ब्रिटिश महारानी का और ब्रिटिश शासन का। और भारत गुलाम रहा, ये किनका कहना है? ये उन अभागे भारतीयों का जो देशद्रोही हैं, देशघाती हैं, और जिनको बेशर्मी से झूठ बोलने में कोई झिझक नहीं है। उनको बस कहना है गुलाम रहे। यानी जो ब्रिटिश महारानी से बढ़कर ब्रिटेन की प्रभुता को बताने वाले लोग हैं। ठीक है ना। अब इसमें मुख्य बात यह है कि फिर ये हुआ कब से, इसका बहुत विस्तार से है, लेकिन तरह तरह से उन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिश स्टेट आ गया तो अपने इलाके में उसने काफ़ी कड़ाई की। एक एक करके तरह तरह के कानून बनाए हैं। उन कानूनों का अगर हम संक्षेप में भी उल्लेख करें तो अंदाज हो जाएगा। एक जो मुख्य बात है कि 1911 तक जब ब्रिटेन स्टेट आ गया है, ब्रिटिश राज्य आ गया है भारत 1858 में, तब भी 1911 तक वो कलकत्ते को ही अपनी राजधानी बनाए हुए था। भारत में और कहीं जाने की हैसियत नहीं थी। फिर राजपूत राजाओं से संधि करके यहाँ कलकत्ते में क्रांतिकारी जब बहुत सक्रिय हो गए, अनुशीलन समिति का बहुत ही शक्तिशाली संगठन बन गया, और प्रीतिलता, कल्पना दत्त और राजगुरु, तरह तरह के लोग, एक से एक क्रांतिकारी, सत्येंद्र नाथ सान्याल, ये सब क्रांतिकारी जब आने लगे और उनके भय से जब अंग्रेज कांपने लगे, तब इन्होंने सोचा कि अब कोलकाता छोड़ दो। जो अनुशीलन समिति है उसमें क्रांतिकारियों की विशाल
विशाल संख्या थी। तब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब चलो, अब यहाँ से हटो, नहीं तो आफत हो जाएगी, है ना। उधर महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में 1870, यानी वो 58 में आए हैं, 1870 में मारकाट शुरू हो गई। वीरता की ज्योति पुणे में प्रज्वलित हुई। इसके बाद पहले फड़के आए हैं, श्री वासुदेव बलवंत फड़के, फिर चाफेकर बंधुओं ने कहा कि ये कहाँ से बाहरी अजनबी लोग आ गए, मारो भगाओ इनको। तो उन्होंने 1897 में फिर से वीरतापूर्ण राष्ट्रभक्ति की ज्योति जगाई। लोकमान्य तिलक ने इन सब क्रांतिकारियों को समर्थन दिया। तो उन्होंने कानून, जहाँ चलता था ब्रिटिश शासन भारतीय राजाओं से, बड़ौदा आदि के राजाओं से कहता था कि देखिए हम तो शांति सुव्यवस्था रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। तो तिलक को बड़ौदा नरेश वगैरह की अनुमति से हटाया है। क्यों? कि ये कह के कि देखिए साहब ये उत्पात कर रहे हैं, लेकिन हम अधिक सजा नहीं देंगे। झूठ बोला और उनको मांडले जेल भेज दिया था कि यहाँ अत्याचार करेंगे तो बात फैल जाएगी। तो शुरू में ऐसे चला है, कदम 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 कदम। ये नहीं है कि उनका शासन है, हिंदू राजाओं से अनुमति लेकर उनको ये बता के कि देखो ये तुम्हारे यहाँ उत्पात कर रहा है और हमारी तुम्हारी तो मैत्री है, तो हम तुम्हारा खूब साथ देंगे, और ये लोग तो नए जवान इनके साथ हैं क्रांतिकारी, तो वो तुम्हारा राज्य उलट देंगे। इन्होंने तो अलग ही राष्ट्रभक्ति की अलग जगह रखी है, तो ये राजशाही को समाप्त कर देंगे। तो राजाओं को ऐसे डराया। तो राजाओं की अनुमति, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भी 5 बार तो केवल राजाओं ने गिरफ्तार कराया है, भारतीय राजाओं ने। क्यों? क्योंकि एक बार वो महंतों के विरुद्ध वहां प्रदर्शन कर रहे थे नाभा में, सब अंग्रेजों ने नहीं किया है गिरफ्तार। शुरू में तो जवाहरलाल नेहरू को तो खास बार 5 बार जो है वो भारतीय राजाओं के कहने पर गिरफ्तार किया गया है, उसका अंग्रेजों के विरुद्ध से कोई संबंध नहीं था। तो ये जानना चाहिए कि ये जो होता था, ये उस समय भारत में एक तरह से गृह युद्ध की दशा थी। यानी कुछ राजा सोचते थे कि अरे भाई अंग्रेज ठीक ही तो कर रहे हैं, तो इनके साथ रहो तो अपना भी राज्य बढ़ जाएगा। तो जो सही सही पोजीशन जाननी चाहिए, ये नहीं कि वो अंग्रेज थे ही नहीं। अब आप ये समझ लिए, अगर हमने कहा कि कभी गुलाम नहीं था भारत, तो आपने सोच लिया कि अरे तो फिर अंग्रेज को भगाया क्यों। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ आए नहीं, कि उन्होंने अत्याचार नहीं किया। ऐसे मुसलमानों के प्रसंग में भी आएगा तो वहाँ भी आप कहेंगे अत्याचार तो किया। अत्याचार तो किया ही ना, लेकिन अत्याचार किस प्रकार का है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी चूंकि अनैतिक और असभ्य लोग हैं, बर्बर लोग हैं, आज के जैसा तो नहीं है, आज तो कानून से सब काम करते हैं। उस समय तक वो अविकसित और बर्बर थे, है ना। तो इस समय उन्होंने अपने यहाँ भी बहुत, अभी एक तो आप यूरोप के विषय में जाने तब समझेंगे। स्वयं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के इन लोगों ने जो शासन में आए हैं बहुत अत्याचार किया है, भयंकर। जो पुअर लॉज बने हैं यूरोप में, आपको समझिए वो तो भारत में उसकी तुलना में कुछ भी नहीं किया है। जो अत्याचार इंग्लैंड के शासकों ने इंग्लैंड में किया, भारत में उसका शतांश भी नहीं किया। वो विषय अलग हो जाएगा तो उसको अलग से बताएंगे। पुअर लॉज के नाम से ये अधिकार ले लिया कि अगर कोई भी गरीब, शहरों में जो फाटक बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं तब पढ़िए। शहरों में फाटक बंद कर दिए जाते थे कि गांव के आसपास के गरीब शहर में नहीं आए। खाना मांगने आ जाते थे कई बार धनी लोगों से, और धनी स्त्रियां, धनी घरों की स्त्रियां करुणावश उन्हें भोजन दे देती थी। तो उनको बंद कर दिया, फाटक बना दिया, अरे नहीं इनको शहर में मत आने दो। फिर जो पुअर लॉज बना उसमें यह था कि अगर कोई धोखे से भी शहर में आ जाए तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको कोड़े मारे जाएंगे। और कोड़े मारते हुए फिर सबका नियम था कि अगर वो इतने बार आने की कोशिश किया है तो इसके पीठ में दागा जाएगा X, अगर और ज़्यादा बार आ गया है तो छाती में दागा जाएगा Y, अगर इसने कई बार कोशिश की है शहर में आने की तो माथे में ज़्यादा दागा जाएगा Z। X, Y और Z ये 3 तपते लोहे से दागे जाते थे। किनको? इंग्लैंड के गरीब लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम शहर में आने की कोशिश कर रहे हो और खाना मांग लेते हो, तुम्हें खाना मिल जाएगा तो जी जाओगे। तो ये इसको पुअर लॉज कहते हैं। इसी प्रकार वहाँ जो एनक्लोजर मूवमेंट चला उसमें कहा गया कि हम बड़े बड़े खेत बना रहे हैं, तो उसमें जो बड़ा, जैसे मान लीजिए लगभग 500 एकड़ का इलाका घेर लिया किसी धनी ने शासन की अनुमति से, तो वहाँ जो छोटे छोटे किसान थे सबको भगा दिया। इसको एनक्लोजर मूवमेंट कहा गया। और उनको, यानी उनका सब छीन लिया और उसको कहा क्या कि यू आर फ्री नाउ। किसी की संपूर्ण संपत्ति
और संसाधन हड़प कर छोड़ देने को फ्री करना कहा गया। तो बड़ी फ्री बहुत करते थे वो, चलो अब तुम फ्री हो जाओ। और इसके लिए सिद्धांत रचा गया कि जब इस तरह से लोग फ्री कर दिए जाते हैं तो वो शहरों में या कहीं जहाँ भी काम मिलता है बड़ी मेहनत करते हैं, उससे सरप्लस वैल्यू होती है, उससे समाज आगे बढ़ता है। इस तरह के तो सिद्धांत हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ना आप अंग्रेजी पढ़ते, ना हिंदी में प्रामाणिक लोगों का पढ़ते, आप तो अपने पंपलेट पढ़ते हैं अपने संगठन के या पार्टी के। तो शुरू में भारतीय राजाओं की सहमति से बहुत से अत्याचार किए गए, ये कह के राजाओं को इन्होंने भरोसे में लिया कि ये उत्पाती लोग हैं, ये तो विदेश से प्रेरित हैं, ये तो इंग्लैंड की राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हैं, कुछ भी आरोप लगा देना, इसलिए ये राजद्रोही हैं। तो जो मुकदमे चले हैं, जो गिरफ्तारी हुई है, वो भारत के राजाओं की सहमति से हुई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शुरू में जो एक्ट आए हैं, वो एक्ट सब ये कह के आए हैं कि हम भारत में शांति और सुव्यवस्था, चूंकि रानी विक्टोरिया ने कहा है, वो लाएंगे। और वो एक्ट सारे भारत में नहीं आए हैं, बार बार याद रख लीजिए। वो कहाँ आए हैं? वो आए हैं ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश भारत कहाँ है? कोलकाता में है। कब तक? 1932 तक है। 1911 में पहली बार राजपूत राजाओं के सहयोग से वहाँ एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि अब हम दिल्ली में राजधानी बनाएंगे कोलकाता छोड़ के। तो जो राजपूत आदि थे वो अंग्रेजों के मित्र बन गए थे। और ये ऐसा नहीं था कि वो गुलाम होने को तैयार थे, वो तो राजा थे, बराबरी के थे। तो उनको ये उस समय अंदाज नहीं था कि ये क्या होगा। उन्होंने सोचा चलो इनको वो दे दो, क्योंकि अपने यहाँ तो भारत में कोई नस्ल के आधार पर भेदभाव किया ही नहीं जाता ना। तो इनको स्वागत कर लिया, चलो ठीक है। आपस में राजाओं की प्रतिस्पर्धा है, तो एक राजाओं के एक समूह से इंग्लैंड का शासन मिल गया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ आ जाइए। लेकिन जो दूसरे लोग थे दूसरी तरफ, वो क्या करते थे? जब 1911 में स्वयं दिल्ली में राजपूत राजाओं के सहयोग से जबरदस्त सुरक्षा में दिल्ली दरबार हुआ, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, श्री अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास, ये लोग सब दिल्ली में सन 1914 के वातावरण की बात कर रहे हैं। जब ये लॉर्ड हार्डिंग का 1909 में पहले योजना बनी कि वहाँ आएगा, दिल्ली दरबार होगा, तो विदेश में थे लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा और मास्टर अमीर चंद। तो ये लोग जो है ना, ये सक्रिय हो गए। रास बिहारी बसु भी दिल्ली में संगठन को सुदृढ़ करने में लगे थे। भाई बाल मुकुंद मास्टर अमीर चंद के प्रमुख शिष्य थे। भाई बाल मुकुंद के पूर्वज थे भाई मतीदास जी, जो गुरु तेग बहादुर के साथ थे और दिल्ली में औरंगजेब की आज्ञा से 1675 ईस्वी में लकड़ी के 2 शहतीरों के बीच रखकर आरी से चीरे गए थे कि मुसलमान बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वो जो भाई मतीराम हैं, उनके ही भाई मतीदास के वंशज हैं भाई बाल मुकुंद। भाई मतीदास का अभी भी दिल्ली में चांदनी चौक के पास, गुरुद्वारा शीशगंज के पास उनका वो है, जहाँ उनको चीरा गया था उस संस्मरण में। तो भाई मतीदास के पूर्वज बाल मुकुंद जी और मास्टर अमीर चंद जी, लाला हरदयाल जी, रास बिहारी बसु और श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके सहयोग से ऐसी तैयारी की गई कि जैसे ही ये हार्डिंग की सवारी निकली, उन्होंने बम फेंक दिया। अब ये संयोग की बात है कि वो बम हार्डिंग पे न पड़ के उसके पीछे पड़ा, लेकिन वो घबरा गया। तो फिर 1911 में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की, लेकिन अंत में 32 में अंग्रेज दिल्ली आ पाए। विधिवत राजधानी की स्थापना 1932 में हुई है। ओरल, मौखिक रूप से वो कहने लगे थे कि हम दिल्ली राजधानी बना रहे हैं। कोलकाता में ही थे। 1932 में आए हैं, ऑफिस बराबर बना है, और जहाँ वो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहाँ पे पहले शुरू में इनका वो बना, बाद में फिर इधर तो बहुत बाद में आए हैं। अंग्रेजों के बीच राजपूत राजाओं की जब और दोस्ती हो गई, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। तब उन्होंने, जिसे नई दिल्ली कहते हैं, उसका निर्माण किया है 1932-33 में। और उसके 15-16 साल बाद उनको भारत से जाना पड़ा है। तो वस्तुतः जो दिल्ली को अगर राजधानी माने तो कुल 16 साल ही रहे, लेकिन भारत के एक हिस्से में 90 साल रहे।
इसको तो गुलामी नहीं कहते ना किसी भी तरह, कि भारत के राजाओं से आप दोस्ती किए हुए हैं, मित्रता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार है, और आप ऐसे अनोखे हैं कि आप गुलामी कह रहे हैं। दूसरी बात, जिनको जब इन्होंने देखा कि हमको यहाँ से सूती कपड़े सस्ते मिलने चाहिए, तो बहुत सारे बंगाल में जो बुनकर थे उनको कहा कि चलो लंदन, तो उस समय तो देश प्रेम बहुत था, उनका हम कहीं नहीं जाएंगे, तो बोले यहीं पे ऐसे बनाओ जैसे हम कहते हैं और इस दर में बनाओ। तो जो बुनकर इनसे देखा कि ये अत्याचारी हैं और ठीक से रेट भी नहीं देते, तो बचने लगे, मना कर देते थे। तो इन्होंने वहाँ बंगाल के नवाबों से अपने को अधिकार ले लिया था, लगान वसूली का भी, और ये भी कि हम प्रबंध भी करेंगे। तो नवाब की अनुमति से प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त किया और फिर वहाँ की प्रजा को मारने लगे। नवाब भी उस समय इतने ढीले ढाले थे कि वो कहते थे अरे भाई हमारा लगान ला दो, हो करो जो करो। तो इन्होंने बुनकरों के हाथ काटे। लेकिन मुख्य बात जो अभी बात है कि जिन बुनकरों के हाथ काटे उन्होंने भी अपने को गुलाम नहीं कहा, वो इनको राक्षस, पिशाच, नराधम और शिकायत नवाबों से ही करते थे और राजाओं से जा जाके कि देखिए ये आपने किनको दीवान बनाया है, ये तो बड़े दुष्ट और अभागे हैं, ये तो बड़े नीच हैं, है ना। और जब ब्रिटिश शासन आ गया है तो फिर उसने अंगूठे आदि काटना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि देख लिया था कि ऐसा क्रांतिकारी ऐसे होते हैं, मार देते हैं। लंदन में जाके मारा, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया कर्जन वाइली को, ऊधम सिंह ने क्या किया। तो इनकी तो छाती दहल रही थी, अंग्रेजों की छाती दहल रही है क्रांतिकारियों से, और यहाँ ऐसे अभागे हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो उनके गुलाम थे। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, गुलाम नहीं थे तो ऐसा क्यों हुआ, गुलाम नहीं थे तो ऊधम सिंह ने जाके क्यों मारा। अरे कोई एक आ गया, कल को पहले व्यापार का बहाना बना रहा था, फिर वो जालसाज निकला, बदमाश निकला, ठग निकला, छिनैत निकला, लुटेरा निकला, तो हम उसको मार रहे हैं, तो वो मालिक हो गया। मुख्य बात यह है कि उस समय किसी ने भी इनको मालिक नहीं कहा। लोकमान्य तिलक ने भी क्या मांग की? स्वराज, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही कहा है ना। उसमें अंग्रेज और अंग्रेज मालिक हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं हम लोग खुद अपना राज्य चलाएंगे, और ये जो महाराजा के एजेंट बन जाते हैं आके, पॉलिटिकल एजेंट, इनको अधिकार नहीं है। क्योंकि वो पूना में जब प्लेग फैला था तो इन्होंने काफ़ी लूटपाट और बहुत ही गंदा व्यवहार किया था गवर्नर ने, जो इनका था अंग्रेजों का, तो उसका विरोध किया लोकमान्य तिलक ने। तो वैसे तो लोकमान्य तिलक की भी अंग्रेजों से मित्रता थी, अंग्रेजों की पढ़ाई भी पढ़े थे, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप मत करिए, तब तक नहीं है। तो फिर ये गुलामी की बात कब शुरू हुई है? खास बात यह है जिसने कष्ट सहा, जितने भी क्रांतिकारी हैं वो अंग्रेजों को क्या कहते थे? ये कहाँ के बाहरी अजनबी आ गए हैं, आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स, इसलिए इनको मार भगाने का हमें अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब घोषणा की जर्मनी के साथ मिलकर, तो यही कहा कि इंग्लैंड के बाहरी और अजनबी लोगों ने भारत पर अधिकार कर लिया है, हम असली भारत सरकार हैं। तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ा वहाँ अंडमान निकोबार, और उसमें उसको स्वराज और स्वदेश द्वीप का नाम दिया। किसी ने प्रश्न किया है कि ये नाम क्यों दिया? अरे भाई ये तो बदमाशों को भगाने के तरीके हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के शासक हैं, ये हमारा ध्वज है, ये हमारा, उसमें चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम उस समय बन गए थे द्वितीय महायुद्ध के बाद, अंतर्राष्ट्रीय, बल्कि प्रथम महायुद्ध के बाद ही बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नियम यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने बना लिए थे। तो उसकी मदद लेने के लिए कहा कि ये है हमारा झंडा, ये है हमारा नक्शा। उन्होंने पूरा नक्शा प्रकाशित किया। इस नक्शे में जो भी रह रहा है वो अवैध है, बाहरी है और अजनबी है। तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाला गुलामी की बात के लिए दे रहे हैं। आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते, आपको सुभाष चंद्र बोस से भी घृणा है और आप अंग्रेजों के गुलाम हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के प्रति यदि श्रद्धा है तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने नक्शा छापा पूरे भारत का और कहा कि ये भारत का नक्शा है, हम इस भारत के शासक हैं। फिलहाल यहाँ इसके आधे हिस्से में जहाँ भारतीय राजा नहीं है, वहाँ आउटसाइडर और स्ट्रेंजर अंग्रेज छाए हुए हैं। इनको भगाने का हमको अंतर्राष्ट्रीय नैतिक अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और
हमारा हमारा मतलब राजाओं वाले इलाके में दावा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश भारतीय इलाका है उसमें से हमने अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र को स्वाधीन कर लिया है और शेष को भी स्वाधीन कर लेंगे। कैसे? उसी प्रकार जैसे अंडमान निकोबार को किया है। भारतीय राज्यों के विषय में उन्होंने कोई दावा नहीं किया। भारतीय राजाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई किससे थी? आउटसाइडर एंड स्ट्रेंजर्स, बाहरी और अजनबी अंग्रेजों से। तो इसको समझना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी वो आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स हैं, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। तो फिर इनको मालिक किसने कहा? मालिक तो सबसे पहले इनको गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये लोग यूरोप में हो आए थे और वहां देखा कि अगर वहां ये कह दो कि साहब हम स्वाधीनता चाहते हैं। यूरोप में तब तक बहुत जागृति आ गई थी स्वाधीनता के पक्ष में। उसके पहले तो यूरोप में भी बहुत जगह गुलामी थी। इंग्लैंड ही फ्रांस का गुलाम था, कुछ समय फ्रांस इंग्लैंड का गुलाम था, बहुत आपस में। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी तक सारे इंग्लैंड पर कब्जे का दावा कर रहा था, दबा रहा था, है ना। 1815 तक तो नेपोलियन बोनापार्ट है। इंग्लैंड कोई स्वतंत्र शासक है ये वो नेपोलियन मान ही नहीं रहा है। तो इंग्लैंड ने बहुत सारी, शायद संभवतः भारत की भी सेना गई हो, मुझे विस्तार से नहीं पता, लेकिन बहुत सारी अपने क्षेत्रों से सेना लाके नेपोलियन को किसी तरह हराया। 1815 तक तो इंग्लैंड किसी एक अलग अस्तित्व के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मान्य ही नहीं है। आपस में झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आप भारत का तब भी गुलाम कह देते हो। उधर वो टीपू सुल्तान से दोस्ती कर रहा है नेपोलियन बोनापार्टे कि हम तुम मिलके यहाँ से अंग्रेजों को भगा देंगे। चीज़ों को समझिए कि ये राजाओं की आपस की लड़ाई चल रही है। उसमें से ये जो ब्रिटिश शासन है ये थोड़ा अत्याचार कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं इंग्लैंड में अत्याचार किया, लेकिन इसको मालिक सबसे पहले गांधी और नेहरू ने कहा है। यानी वो लोग जो रोज अंग्रेजों से हंस हंस के मिलते थे, जिनके अंगूठे काटे गए, जिनको कालकोठरी में भेजा गया, यातना दी गई, वीर सावरकर हों, जिनको फांसी दी गई, कन्हैयालाल दत्त हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, कोई भी बटुकेश्वर दत्त हों, सचिन, जिन जिनको कठोर यातनाएं दी गई, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, जिनको मांडले जेल भेज दिया गया, किसी ने इनको मालिक नहीं कहा और स्वयं को गुलाम नहीं कहा। इनको मालिक सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? वो चिट्ठी है, अगली बार आप कहेंगे तो अभी मैं लाया नहीं हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रजा हैं। और गांधी जी तो बार बार ही लिखते थे कि हम ब्रिटिश शासन की सबसे वफादार प्रजा हैं। और ये इन्होंने इसलिए किया कि वहाँ ये लहर चली थी कि अगर आप कहते हैं कि हम पराधीन हैं और आप स्वाधीन होना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे। तो यूरोप के लोगों को साथ लेने के लिए उन्होंने पराधीनता स्वाधीनता की बात शुरू की। ये क्या है? शब्दों का खेल। लेकिन इसमें जो मजेदार बात है, रोचक बात है कि जो लोग राजी खुशी अंग्रेजों से मिल रहे थे, मजे में थे, यानी जिनको सजा भी क्या मिल रही थी कि कोई उन्होंने अपनी सुंदर सजी हुई जो आगा खां महल है, आगा खां पैलेस, महल में ले जाके बंद कर दिया और कह दिया यही तुम्हारी जेल है। और वहाँ अखबार भी मिल रहा है और काजू बादाम भी मिल रहा है, खाने को मेवे मिल रहे हैं, बढ़िया भोजन मिल रहा है, कुर्सी मिल रही है, पंखा मिल रहा है, अखबार पढ़ने को मिल रहा है, और अंग्रेज मिलने आ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जेलर रोज हाल चाल पूछता है। यानी जिनका अंग्रेजों से राजी खुशी का संबंध है, प्रेम का संबंध है, उन्होंने अपने को गुलाम कहना शुरू किया। रणनीति के अंतर्गत किया कि वहाँ इज्जत होगी। यूरोप में, यूरोप के लोग इस समय पराधीनता के विरुद्ध हैं और स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में हैं, क्योंकि आयरलैंड का भी स्वाधीनता संग्राम चल रहा है, स्कॉटलैंड का भी, बहुत सारे देशों का आपस में स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में यूरोप में हवा बह रही थी। तो हम भी अपने आप को बता दें कि हम पराधीन हैं और हम स्वाधीन होना चाहते हैं। तो ये सुविधा लेने के लिए जिनका अंग्रेजों से राजी खुशी का रिश्ता था, जो हंसते हंसते मिलते थे, जिनसे वाइसराय हंसकर मिलते थे, जिनसे अंग्रेज अधिकारी हंसकर मिलते थे, जिनसे वाइसराय की पत्नी प्रेमालाप करती थी, मैत्री करती थी, माउंटबेटन की पत्नी एडविना जवाहरलाल से प्रेम करती थी, उन्होंने अपने को गुलाम। ये कौन सा गुलाम है भाई? ऐसा कौन सा गुलाम होता है जो मालिक की पत्नी से मालिक के सामने प्रेम करे? क्योंकि माउंटबेटन के सामने ही एडविना जवाहरलाल नेहरू से बतियाती थी। और
अंग्रेज लोग बाकायदे इज्जत के साथ गांधी जी से मिलते थे, दोस्ती करते थे। जो राजी खुशी रिश्ते बनाए हैं, मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, आत्मीय मित्र हैं, विश्वस्त मित्र हैं, वो गुलाम हो गए। तो अपने को रणनीतिक रूप से यूरोप में सहानुभूति पाने के लिए, और इसलिए भी कि इससे अंग्रेजों को ठंडक मिले। अंग्रेज चाहते थे कि तुम हमको मालिक मान लो और फिर हम तुमको गद्दी दें तो ले लो। तो ये रणनीति के रूप में अपने को गुलाम पहली बार 1920 के बाद, 1920 तक भारत में किसी ने अपने को कभी गुलाम नहीं कहा है। और 1920 के बाद आधे भारत में कुछ लोगों ने, जो बहुत खुश थे, जो जिनकी अंग्रेजों से मैत्री थी, जो अंग्रेजों से राजी खुशी का रिश्ता रखते थे, कुशलक्षेम का, उन्होंने राजी खुशी गुलामी स्वीकार की। एक विचित्र ढंग की गुलामी कि हम प्रसन्न हैं, हमारी आपसे बातचीत है, लेन देन है, बहस मुबाहिसा है, आदान प्रदान है, उपहार आता है, उपहार देते हैं और हम गुलाम हैं। तो ये एक विचित्र गुलामी, रणनीतिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, और इसी गुलामी को बाद में भारत में हीनता और ग्लानि और कुंठा जगाने के लिए पाठ्यक्रम में ला दिया गया कि भारत गुलाम रहा। और अब जो लोग, तो ये सबके वश का नहीं है। साधारण लोग तो जो पढ़ाया जाता है वही बोलने लगते हैं। तो वो जो साधारण लोग जिन चीज़ों के शिकार हैं, उनको तोड़ने के लिए ही तो हमने पुस्तक लिखी है। मस्तिष्क का जाला साफ करने के लिए ही तो ये सब, ये भाषण भी चल रहा है, पुस्तक भी लिखी है कि कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। तथ्यों के आधार पर सबको सच बताने के लिए ही तो हमने लिखा है। जो चारों तरफ बात फैली है उसके खंडन की आवश्यकता नहीं होती तो पुस्तक क्यों लिखते। तो पहली बात तो यह कि आप हमारे भाषण में जब आते हैं तो जिज्ञासा से आइए। ये तो इसका नाम है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। उसके पक्ष में तथ्य देने के लिए हमने पुस्तक लिखी है। उन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर आप में स्वाभिमान है, राष्ट्र गौरव है, आत्मगौरव है, आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, तो आपके ये काम का है। और ऐसे तो डॉक्टर अंबेडकर की भी अंग्रेजों से कितनी मैत्री थी। अंग्रेजों को वो बहुत प्यारे थे, और बहुत से भारतीय अंग्रेजों को प्यारे थे। आखिर 1935 का इंडिया एक्ट एक भारतीय अफसर ने ही लिखा था ना, जो अंग्रेजों का परम प्रिय था। और भारत का संविधान लिखने की भी जिम्मेदारी उसी भारतीय अफसर को दी गई जो अंग्रेजों का परम प्रिय था, SR राव। अंग्रेजों के परम प्रिय अफसर ने ही 1935 का इंडिया एक्ट लिखा, और अंग्रेजों के उसी परम प्रिय भारतीय अफसर ने भारत का संविधान लिखा, जिसको एक बार जांचने का काम डॉक्टर अंबेडकर और सबकी टीम को दे दिया गया। और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अंग्रेजों के मित्र थे, और वो भी अगर अपने को गुलाम कहते हैं, अंग्रेजों ने, वैसे वो तो हिंदू समाज के भीतर जो छोटे छोटे गुटों में आपसी द्वेष है, अब जहाँ वास्तव में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है वहाँ लोग ये हिम्मत नहीं करते। जहाँ ताज़ा ताज़ा अत्याचार होता है वहाँ तुरंत प्रतिशोध का भाव जगता है। तो चूंकि ब्रिटिश काल में जब समाज में कुछ विषमता फैली तो आपस में जातियों में कुछ तनातनी हुई, तो दूसरी जाति ने बदला लेने के लिए अंग्रेजों की मैत्री कर ली। तो बहुत सी जातियों ने अंग्रेजों को अपना मित्र माना, और फिर वो गुलामी वाली थियरी को आगे बढ़ाने लगी। तो इस प्रकार राजी खुशी गुलाम लोगों ने भारत को गुलाम प्रचारित किया, ताकि वो एक तरह की सौदेबाजी अंग्रेजों से कर सकें, और बाद में भारतीय समाज से भी अपना लेन ऐसा रिश्ता बना सकें कि तुमको ग्लानि हो, कुंठा हो, हीनता हो, चुप रहो, दब के रहो, अरे तुम में बहुत बुराई है तभी तो तुम गुलाम थे, देखो हमारा कहना मानो, हमारी पार्टी लाइन पे चलो, हम जो प्रकाश बचाते हैं उसको प्रकाश मानो, हम जो उपाय बताते हैं कि हिंदू समाज या भारतीय समाज ऐसे संगठित होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, चुपचाप उसको हमारा उपदेश सुनो, हमारी पार्टी को वोट दो। हरिशंकर परसाई का एक व्यंग था। हरिशंकर परसाई स्वयं कम्युनिस्ट थे और वो भारतद्रोही भी थे, लेकिन लिखते बहुत अच्छा थे। तो उन्होंने एक बार लिखा था टार्च बेचने वाला, उसमें यही वर्णन था कि वो मेरा मित्र था, मैंने देखा कि वो वर्णन कर रहा है कि बहुत अंधेरा है, आधी रात है, और मान लो कि आप भादों की आधी रात में जा रहे हो और ये है और चारों तरफ सर्प हो सकते हैं, ऐसे समय आपको क्या चाहिए, एक रोशनी चाहिए, तो ये टार्च लो हमारा, ऐसे कह के टार्च बेचता था। इतना बढ़िया वातावरण बनाता था कि दनादन जो हुजूम इकट्ठा होता था उसमें 10-12 टार्च बिक जाती थी। तो इस तरह टार्च बेचने वाले बहुत से लोग हैं कि अरे ये तो हजारों साल, सैकड़ों साल गुलाम रहा है, ये हिंदू समाज में ऐसी कमी है, ऐसा दोष है कि ये तो गुलाम हो जाता है, लो ये हमारी पार्टी की टार्च, हमारी पार्टी लाइन, हमारे संगठन की टॉर्च लो, इससे तुम कभी भी गुलामी से मुक्त रहोगे। तो ये क्या है, टार्च बेचने वाले हैं। टार्च बेचने वाले अंधकार का बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं।
जो कहीं नहीं है ऐसा अंधकार रचते हैं, क्योंकि मुझे अपनी टार्च बेचनी है। तो बहुत से लोग जो भारत की गुलामी की बात करते हैं वो अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने संगठन का टार्च बेचने वाले लोग हैं, लेकिन हम तो केवल तथ्य बता रहे हैं। हमें किसी प्रकार की टार्च में कोई रुचि नहीं है। हमको वो आत्म ज्योति और बौद्धिक ज्योति, प्रज्ञा ज्योति में रुचि है, जो आपको सत्य दिखाए, केवल सत्य। तो अंग्रेज आए ही नहीं थे, उन्होंने कोई अत्याचार ही नहीं किया था, कुछ था ही नहीं। कुछ लोग तो इस पर ये तर्क देने लगे थे, तो अब उन मूर्खों को मैं क्या कहूँ। अगर थे ही नहीं तो ये सब पुस्तक ही क्यों लिखते। अगर यहाँ कुछ अत्याचार ही नहीं होता था तो भारत के लोग उनको जाने को क्यों विवश करते। क्रांतिकारी लोगों ने जो गोलियां मारी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी से संधि करके पूरा सैन्य बल लगाया है, आखिर स्वयं अंग्रेजों का कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे फियर, सबसे भयंकर युद्ध कोई था तो वो था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे म्यांमार, बर्मा की सीमा पर और कोहिमा तक। ये तो अंग्रेजों का कहना है ना। अंग्रेजों ने ही कहा है कि हमारे लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे कठिन युद्ध वो था जो बर्मा और असम की सीमा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, और उसी के कारण हमारे भारत में जो हमारे पक्ष की सेना थी उसमें दरार आ गई और हमको भारत छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। तो वीरों को, योद्धाओं को, जिसने अनुचित ढंग से हमारे यहाँ कब्जा कर लिया उसको मार भगाने वाले वीरों का अनादर करने वाले लोग ही भारत को गुलाम कहते हैं। गुलाम नहीं था, लेकिन अनधिकृत रूप से, अनुचित रूप से, छल बल से, धोखे से आकर कृतज्ञ और नमक हराम लोग यहाँ अत्याचार कर रहे थे। और एक बार जब उन्होंने एक हिस्से में कब्जा कर लिया तो उनको भगाने में बहुत मेहनत पड़ी, बहुत कष्ट हुआ, बहुत ही त्याग तपस्या के द्वारा, बहुत ही बलिदान के द्वारा वो स्थिति आई कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। उनको यहाँ कब्जा करने में सहूलियत हुई क्योंकि हम लोग वैसे बर्बर आदमी की, बर्बर समुदाय की कल्पना नहीं करते थे। उन्होंने हमसे भीख मांगी थी या हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि हमको व्यापार करने दो, हमको तंबाकू, काली मिर्च और सूती कपड़ा आदि बेचने दो। तो और फिर बाद में वो यहाँ कहने लगे कि अब हम ही शासन करेंगे, तुम लोगों को अच्छे से शासन करना नहीं आता। ये तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं कहा कि हम तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये तो ये भारत के लोगों को चस्का लगा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए आपके राजा अच्छा शासन नहीं करते, हम अच्छा शासन करेंगे। सारे अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम आपको गुलाम बनाएंगे, उन्होंने कहा हम अच्छा शासन देंगे। तो ऐसा जब छल किया, तो छल करके जब छा गए तो उनको भगाना पड़ा, युक्ति से, वीरता से, बुद्धि से, कई तरह से। किसी ने उनको मारा, भयभीत किया, कुछ उन्होंने, नेताजी ने तो पूरी सेना ही लगा दी। अब संयोग की बात है, शुरू में तो जर्मनी जीतती दिख रही थी, अगर नेताजी आते तो यहाँ अंग्रेजों के निशान, नाम निशान नहीं होता। और अब भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें गुलामी की, उन्होंने गुलामी शब्द कहा है जिससे मैं असहमत हूँ, लेकिन अंग्रेजों की, अंग्रेजी काल की सभी निशानियाँ हमें मिटा देनी है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व भारत से मिटेगा। सबसे पहला जो निशानी है वो है अंग्रेजी भाषा, है ना, उसका प्रभुत्व मिटना चाहिए। और जो भी अंग्रेजी शासन के अवशेष हैं, अंग्रेजी शासन में जो कुछ भी यहाँ जाल फरेब किया गया, भारत की अस्मिता और चेतना को दबाया गया, उन सबको मिटाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी यही संकल्प था और नरेंद्र मोदी जी का भी यही संकल्प है, और हम सबको इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और इसमें अपने देश के विषय में प्रज्ञा ज्योति प्रदीप्त होकर आप सत्य को जाने, उसके लिए ये व्याख्यान माला है। नमस्कार, जय भारत। बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने कहा है कि प्रज्ञा ज्योति ये व्याख्यान माला है, आपको अपने आप को दीप्त करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने सारी की सारी बातें कह दी हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। एक पार्ट में वो कोलकाता में रहे तो सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कोलकाता से भाग करके दिल्ली आए, कोलकाता से भाग करके दिल्ली आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वहां पर भी उनको बहुत लात पड़ी। ये सब बातों को जब तक नहीं समझेंगे, अपने मन में धैर्य नहीं आएगा, अनुशासन नहीं आएगा, वीरता नहीं आएगी, शौर्य का भाव नहीं आएगा, तब तक हमारी चीजें जो है वो संभव हो नहीं सकती हैं। हम पुनः जम्बूद्वीप की बात करते रहेंगे, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम पुरुषार्थ की बात करेंगे, और पुरुषार्थ तब आता है जब इतिहास का भान हो पाता है। और जम्बू टॉक्स की ये लगातार प्रयास है कि आपको इतिहास का भान हो, और हमने अब तक ऑनलाइन आपको इतिहास का भान कराने का पूरा प्रयास किया है। और अब हम इस वर्ष जो है वो फिजिकल मोड में आपके शहरों में जाकर के आपको इतिहास का भान कराना चाहते हैं, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के वो कराना चाहते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं
हमारे प्रबुद्ध सदस्य बनिए, हर नगर के एक टोली बने और वहां तक हम पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। प्रयास कितना सफल होता है, कितना नहीं होता है, ये सब आपके ऊपर है। आप पैट्रन बनिए, हमारा सहयोग करिए, हाथ पकड़िए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कहाँ तक, किस किस मुकाम तक हम पहुंच पाते हैं। अपनी टिप्पणियां, कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतना ध्यान रखें कि भारत में दो ही बातें प्रमुख हैं, एक भारत माता की जय और दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र है। नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम।